गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 का टॉपिक है कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज़। कणों या पिंडों में टक्कर। बच्चों, टक्कर क्या होती है? जब दो पार्टिकल हैं जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी टक्कर की वजह से उनकी गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षण जो उनकी गतिज ऊर्जा और संवेग है उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार से टक्कर दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यास्थ टक्कर या इलास्टिक टक्कर, तथा दूसरी होती है अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कि इलास्टिक टक्कर। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रत्यास्थ टक्कर क्या है। प्रत्यास्थ टक्कर यहाँ हम बोल सकते हैं इसको इलास्टिक टक्कर। तो वह टक्कर जिसमें रैखिक संवेग संरक्षण तथा गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, लागू होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। यानी कि इसमें रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम दोनों ही नियम लागू होते हैं। दूसरी टक्कर होती है वो होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो वह टक्कर जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता, यानी कि इसमें संवेग संरक्षण का नियम तो लागू होता है लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पहले कुल संवेग तथा टक्कर के पश्चात कुल संवेग आपस में क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तो यानी कि संवेग कुल संवेग है जो संरक्षित रहना चाहिए, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा का मान भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता, अर्थात ऊर्जा की कहीं ना कहीं हानि होती है। और थर्ड प्रकार का जो होता है वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो वह टक्कर जिसमें टक्कर के पश्चात कण क्या हो जाते हैं, परस्पर चिपक जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। जैसे बच्चों हम गोली चलाएं और वो गोली एक बोरी पर लगे तो वो गोली उस बोरी के चिपक जाती है। तो इस प्रकार की जो टक्कर होती है वो होती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो हम टक्कर देखेंगे। सबसे पहले प्रत्यास्थ टक्कर, माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जो u1 और u2 वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और करते हुए क्या करते हैं, सम्मुख टक्कर करते हैं। यानी कि m1 द्रव्यमान का ये कण है, ये m2 द्रव्यमान का कण है, ये u1 और u2 वेग से क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, और फिर ये गति करते करते आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो यदि टक्कर के पश्चात यदि यानी कि m1 द्रव्यमान के कण का वेग v1 हो जाए और m2 द्रव्यमान के कण का वेग क्या हो जाए, v2 हो जाए, तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के पश्चात कुल संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग m1 द्रव्यमान की वस्तु का वेग क्या है, u1 है, तो यानी m1 u1 प्लस m2 द्रव्यमान की वस्तु का वेग क्या है, u2 है, तो यानी कि m2 u2 बराबर टक्कर के पश्चात वेग क्या हो जाता है, m1 का v1 और m2 द्रव्यमान की वस्तु का v2, तो यानी कि बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। यदि टक्कर क्या है, प्रत्यास्थ है तो गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होगा। यानी गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 पार्टिकल के लिए प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर m2 पार्टिकल, यानी कि कुल टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा बराबर होगी टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब यदि टक्कर क्या है, अप्रत्यास्थ टक्कर है, ये तो हमने पढ़ा था प्रत्यास्थ टक्कर, यानी प्रत्यास्थ टक्कर के लिए संवेग संरक्षण का नियम भी लागू होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन अगर अप्रत्यास्थ टक्कर है तो उसमें संवेग संरक्षण के नियम का तो लागू होगा लेकिन उसमें गतिज ऊर्जा का नियम लागू नहीं होता। यानी कि यदि टक्कर अप्रत्यास्थ है तो ऊर्जा का कुछ भाग यानी कि डेल्टा ई कुछ भाग होगा वो अन्य प्रकार की ऊर्जा यानी ध्वनि, ऊष्मा आदि में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यानी कि ऊर्जा की कुछ ना कुछ क्या होती है, हानि होती है। यानी कि समीकरण नंबर 2 से हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर या u2 स्क्वायर, यानी कि टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा बराबर होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा तथा कुछ होने वाली हानि। तो समीकरण नंबर 1 से हम देखते हैं, हम एक तरफ ले आएंगे m1 पार्टिकल को, तो हमारे पास आएगा m1 कॉमन आ जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से हम देखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा हाफ m u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस बराबर हाफ m2
v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर जब हम 4 का भाग देते हैं तो ये m1 से ये m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, तो हमें जो प्राप्त होता है वो होगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 बराबर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से जब हम खोलते हैं तो ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा u1 माइनस वी1 इंटू वी1 u1 प्लस वी1 अपॉन u1 माइनस वी1, तो u1 माइनस वी1 से u1 माइनस वी1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार से ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, तो वही v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा v2 प्लस u2, तो यानी कि यहाँ से हमें प्राप्त होगा u1 प्लस v1 और यहाँ से हमें प्राप्त होगा v2 प्लस u2। तो u वाले एक तरफ ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा u1, इसको u2 को इधर लाएंगे तो माइनस का u2, इस प्रकार से v2 v1 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का v1, हम माइनस कॉमन लेते हो जाएगा v1 माइनस v2, यानी कहते हैं कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पूर्व आपेक्षिक अपगमन वेग, ये टक्कर के पूर्व आपेक्षिक अपगमन वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टक्कर के पश्चात आपेक्षिक अपवगन वेग के क्या होती है, बराबर होती है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब समीकरण नंबर 6 से हम इस समीकरण नंबर 6 से निकालते हैं v2 का मान। v2 का मान क्या प्राप्त होगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये हम किस में पुट करेंगे, हम इस समीकरण नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस v2 की जगह क्या रखेंगे u1 माइनस u2 प्लस v1, तो हो जाएगा m1 v1, इसको लेंगे m1 u1, ये u1 है m1 u1 और ये प्लस m1 v1 बराबर माइनस का m2 u1, इसको उस तरफ ले गए m1 v1, ये m1 v1 m2 v1, ये m2 v1 बराबर माइनस का, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का m2 u1, ये m2 u1 प्लस m2 u2, ये m2 u2 और प्लस m1 u1 और प्लस m2 u2, इनको आपस में खोल लेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, v1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, u1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा m1 माइनस m2, ये हो गया m2 u2 प्लस m2 u2 यानी कि 2 m2 u2। तो यहाँ से हम जब v1 का मान निकालेंगे तो हमें v1 का मान प्राप्त होगा v1 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2। इसी प्रकार से जब हम v2 का मान निकालेंगे तो v2 हमें प्राप्त होगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। और इसके अगर हम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केस देखते हैं, यदि ये दोनों कण जो आपस में टकरा रहे हैं अगर उनका द्रव्यमान क्या हो, आपस में बराबर हो, यानी कि m1 क्या हो, बराबर हो m2 से, तो समीकरण 8 और 9 से m1 बराबर क्या होगा m2 से, तो ये 0 हो गया, m1 बराबर m2 के होगा तो ये क्या हो जाएगा 2m से 2m कैंसिल, ये तो 0 हो गया, और इधर देखेंगे तो इधर भी ये पार्टिकल 0 हो जाएगा और ये 2m से 2m कैंसिल, यानी कि v1 बराबर हो जाएगा v2 के u2 के और v2 बराबर हो जाएगा u1 के, तो हमें प्राप्त होगा v1 बराबर u2 और v2 बराबर u1। तो यानी कि दोनों कणों के वेग टक्कर के पश्चात आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी कि पहला कण टक्कर के पश्चात दूसरे कण के वेग से गति करने लग जाता है और दूसरा कण पहले कण के वेग से गति करने लग जाता है टक्कर के पश्चात, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान क्या हो, आपस में समान हो तो। लेकिन यदि, अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम, यदि m2 द्रव्यमान का कण स्थिर हो तो अर्थात u2 बराबर क्या होगा 0, यानी कि सिर्फ m1 द्रव्यमान का कण गति कर रहा है u1 वेग से और m2 द्रव्यमान का कण क्या है, स्थिर है, तो यानी कि इसका जो वेग है वो क्या है, 0 है, यानी कि u2 बराबर 0 है। तो समीकरण 7 एवं 8 से u2 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया, तो हमें प्राप्त होगा v1 बराबर होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और v2 होगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1।
यदि इसमें भी यदि दोनों कणों के द्रव्यमान आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी कि m1 बराबर क्या हो, m2, यानी कि m2 द्रव्यमान का कण स्थिर भी है और दोनों कणों के द्रव्यमान आपस में बराबर भी हैं। तो यहाँ पर m1 बराबर m2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि v1 क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि जो पहला कण है वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जबकि दूसरे कण के लिए अगर यहाँ पर m रखेंगे 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा तो v2 क्या प्राप्त होगा हमें, u1, यानी कि v2 बराबर u1। तो यानी कि हम देखते हैं कि यदि दूसरा कण स्थिर है और दोनों कणों के द्रव्यमान आपस में बराबर हैं तो टक्कर के पश्चात प्रथम कण तो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जबकि दूसरा कण प्रथम कण के वेग से क्या करने लगता है, गति करने लगता है। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, यदि m2 ग्रेटर दैन है m1, यानी कि जो सेकंड कण है उसका द्रव्यमान फर्स्ट कण की तुलना में बहुत अधिक है, तो m1 अपॉन m2 लगभग इक्वल टू क्या होगा, 0, और वही जो दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, स्थिर है, तो यानी कि u2 बराबर क्या है, 0 हो। तो समीकरण 7 से हम देखते हैं v1 बराबर m2 कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा m1 अपॉन m2 -1, m2 कॉमन ले लेंगे नीचे से भी, तो m1 अपॉन m2 +1, u1 u2 शून्य है तो ये टर्म शून्य हो जाएगी, m2 से m2 कैंसिल, तो हो जाएगा m1 अपॉन m2 -1, m1 अपॉन m2 +1, m1 अपॉन m2 लगभग क्या होगा, शून्य, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन +1 u1, यानी कि हमें प्राप्त होगा v1 बराबर माइनस का u1। समीकरण नंबर 8 से हम देखेंगे तो हम देखते हैं v2 इक्वल टू 2, वही कॉमन ले लेंगे, m1 अपॉन m2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2m1 m2, m1 अपॉन m2 अपॉन m1 प्लस m1 अपॉन m2 u1, और u2 क्योंकि स्थिर है तो ये u2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे m1 अपॉन m2 की जगह शून्य रखेंगे तो v2 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यानी कि जब कोई हल्का कण किसी भारी कण से टकराता है, क्योंकि सेकंड पार्टिकल है वो उसका द्रव्यमान अधिक है, तो यानी जब कोई हल्का कण किसी भारी कण से टकराता है और जबकि भारी कण क्या है, स्थिर है, तो टक्कर के पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, उसी के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होगा, और भारी कण लगभग वही का वही स्थिर रहता है। यानी कि भारी कण तो स्थिर रहेगा लेकिन हल्का कण यानी कि ये जो हल्का पार्टिकल है जब ये इससे टकराता है तो इसी वेग से लेकिन विपरीत दिशा में वापस से लौट आता है। थर्ड, अब हम ये मानकर चलें कि जो पहला पार्टिकल है जो कि गति कर रहा है उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत अधिक है दूसरे पार्टिकल की तुलना में, और जो दूसरा पार्टिकल वो वही स्थिर है। तो अब m क्या होगा, m2 अपॉन m1 लगभग 0 होगा। अब ये शून्य क्यों होता है, क्योंकि इसका मान बहुत अधिक है तो हम लगभग इनफाइनाइट मानते हैं, और तो ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और u2 तो शून्य होगा, ये तो वही समीकरण 7 से। अब हम क्या लेंगे, m1 कॉमन ले लेंगे, तो हमें m2 अपॉन m1 की जगह 0 रखेंगे, और सेकंड u2 तो 0 है ही, तो ये हमें प्राप्त होगा u1, तो यानी कि v1 बराबर होगा u1। समीकरण नंबर 8 से हम देखते हैं तो वही m1 कॉमन ले लेंगे, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 अपॉन m1 ये हो जाएगा शून्य, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2u1, यानी कि v1 बराबर u1 और v2 बराबर 2u2। तो यानी कि जब कोई भारी कण किसी स्थिर हल्के कण से टकराता है तो भारी कण का वेग तो वही रहता है, यानी कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हल्का कण है जो भारी कण के वेग से दुगने वेग से गति करने लगता है। यानी कि इस प्रकार से जब कोई भारी कण इस स्थिर हल्के कण से टकराता है तो इस भारी कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो ये इस हल्का कण है ये इस कण के वेग के दुगने वेग से गति करने लगता है। तो ये थी प्रत्यास्थ टक्कर। अब हम देखेंगे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। यदि m2 द्रव्यमान का कण स्थिर हो तथा टक्कर के पश्चात क्या हो जाता है, चिपक जाता है, तो यानी कि ये m1 द्रव्यमान का कण है जो किस वेग से गति करता है, u1। ये m2 द्रव्यमान का कण है जो कि क्या है, स्थिर है। अब टक्कर से पहले का है, अब टक्कर के पश्चात अगर ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अगर ये चिपक जाएंगे, अब इनका वेग हमने क्या मान लिया कि टक्कर के पश्चात वेग क्या है, v है। तो वही समवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पहले समवेग यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर दोनों कण आपस में चिपक गए, यानी कि m1 प्लस m2, इनका के वेग क्या है, v। अब यदि सेकंड पार्टिकल के स्थिर रहते हैं यानी कि u2 बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ से u2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो v का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। अब यदि v जो पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़ने के पश्चात उनका वेग u1 से यानी कि क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यानी टक्कर के पश्चात जो समूह वेग है यानी दोनों कण जब आपस में चिपक जाते हैं तो उनका वेग m1 द्रव्यमान के वेग से क्या हो जाता है, कम होगा। अब देखते हैं हम टक्कर
तो यानी टक्कर के पश्चात कणों की अगर गतिज ऊर्जा में क्या होती है, हानि, क्योंकि हम अब जानते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होती है, ऊर्जा में हानि होती है। तो यदि टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा T1 बराबर क्या हो, हाफ m1u1 स्क्वायर, वैसे तो टोटल होगी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, लेकिन u2 क्या है, शून्य, तो गतिज ऊर्जा क्या प्राप्त होगी हमें, हाफ m1u1 स्क्वायर। और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m1, क्योंकि दोनों पार्टिकल जुड़ गए तो यानी कि हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर। तो वही v का मान हम पुट कर देंगे, v का मान क्या है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा T2 इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, और इस वैल्यू उसकी v की वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर की, तो m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और u1 स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा T2 इक्वल टू हाफ m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। तो T2 और हम T1 का मान क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, T1, तो हमें प्राप्त होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी हम इससे देखते हैं कि T2 का मान है, यानी कि बाद टक्कर के पश्चात की जो गतिज ऊर्जा है वो टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। तो अतः टक्कर के पश्चात कणों की ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है, और यह ऊर्जा हानि ध्वनि अथवा अन्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमने पढ़े टक्कर, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। अब हम इनको पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में इन टक्करों को। तो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है वो क्या होगा, RCM इक्वल टू V2, दूरी बराबर वेग इंटू समय, तो RCM इक्वल टू VT, तो RCM इक्वल टू V का मान पुट करेंगे तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 और ये T। अगर हम इसका वेग निकालें द्रव्यमान केंद्र में तो ये हो जाएगा VC में इक्वल टू होता है DRCM अपॉन DT। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में m1 द्रव्यमान के कण का अगर हम वेग निकालें उसको किससे दर्शाएं, u1 डैश से। तो u1 डैश क्या होगा, u1 और कि द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है उसका माइनस, यानी कि u1 माइनस VCM। तो u1 डैश इक्वल टू हो जाएगा u1, VCM का मान हम पुट करेंगे तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो हम यहाँ पर जब हम u1 डैश का मान हमें प्राप्त होगा वो होगा m का मान प्राप्त होगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। इसी प्रकार से m2 द्रव्यमान वाले कण का हम वेग निकालेंगे तो हो जाएगा u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस VCM। u2 का मान क्या है, शून्य है, तो हमें प्राप्त होगा u2 डैश इक्वल टू माइनस का VCM। तो यानी कि u2 डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। तो यानी कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में टक्कर से पूर्व कुल संवेग होगा वो क्या होगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। अब वो u1 डैश और u2 डैश की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो u1 डैश की वैल्यू पुट करेंगे m1 u1 डैश की क्या है, m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u1 डैश की क्या है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। देखते हैं हम ये क्या हो जाएंगे, शून्य। तो यानी कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में टक्कर से पूर्व कुल संवेग क्या रहता है, शून्य रहता है। तो अब संवेग संरक्षण के नियम से अगर टक्कर के पूर्व कुल संवेग शून्य है तो टक्कर के पश्चात भी कुल संवेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यानी टक्कर के पश्चात भी कुल संवेग क्या होना चाहिए, शून्य। तो टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या होगा, m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों पार्टिकल चिपक गए हैं उनका वेग क्या है, v डैश हो, तो v डैश इक्वल टू 0, यानी कि हमें प्राप्त होगा v डैश इक्वल टू 0। यानी कि स्पष्ट है कि द्रव्यमान के निर्देश फ्रेम में टक्कर के पश्चात कण क्या हो जाता है, स्थिर रहेगा। यानी टक्कर के पश्चात द्रव्यमान के निर्देश फ्रेम में एक अपूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में पार्टिकल स्थिर हो जाता है। अब निकालते हैं हम सम्मुख टक्कर में चिपकने वाले कणों की ऊर्जा में हानि। यानी जब टक्कर कण है जो आपस में सम्मुख टक्कर करते हैं तो उस वक्त उनकी ऊर्जा में हानि होती है, वो क्या होती है। तो टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा E1 इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर होती है। लेकिन u2 हमारा पार्टिकल क्या है, m2 पार्टिकल स्थिर रहते हैं, यानी कि u2 इक्वल टू 0। तो यानी कि टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी, E1 हाफ m1 u1 स्क्वायर। टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा E2 इक्वल टू हाफ, दोनों पार्टिकल चिपक गए इसलिए हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो टक्कर में ऊर्जा की हानि दोनों
टक्कर के पश्चात ऊर्जा, टक्कर के पहले की ऊर्जा को माइनस करेंगे तो यानी कि E1 माइनस E2 इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। v का मान जो हमने निकाला था m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2। v की जगह क्या पुट करेंगे m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल, हाफ m1 u1 स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा तो होगा 1 माइनस ये हमें प्राप्त होगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा m1 प्लस m2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यानी कि E1 माइनस E2 प्राप्त होगा हमें हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। अब है हल्के कणों का भारी कणों, तो ये हमें हमारा जो मान है यहाँ पर ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को क्या मान लेंगे हम म्यू। तो यहाँ पर म्यू है जो इसका क्या बताता है द्रव्यमान, सममित द्रव्यमान को दर्शाता है। तो यानी कि जो ऊर्जा की हानि है वो क्या है हाफ म्यू u1 स्क्वायर प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं हल्के कणों का भारी कणों से विक्षेप की। हल्के कण है जो किस प्रकार से भारी कणों का विक्षेप करते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिजन बाय हैवी पार्टिकल्स। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम में m1 द्रव्यमान का कण u1 वेग से, ये m1 द्रव्यमान का कण u1 वेग से और स्थिर m2 द्रव्यमान का कण, m2 द्रव्यमान का कण स्थिर यानी कि इक्वल टू क्या है शून्य है कि कण से क्या करता है टकराता है। तो टक्कर के पश्चात m1 और m2 क्रमशः m1 है जो θ1 एंगल से कोण से और m2 है जो θ2 कोण से क्या हो जाते हैं विक्षेपित हो जाते हैं। तो टक्कर के पूर्व m1 द्रव्यमान का कण u1 वेग से गति कर रहा है और m2 द्रव्यमान का कण क्या है स्थिर है। टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान का कण θ कोण से और m2 द्रव्यमान का कण θ2 कोण से क्या हो जाता है विक्षेपित हो जाता है। तो इस दिशा में क्या होगा ये m1 वेग v1, तो इस दिशा में इसका घटक क्या होगा m1 v1 cos θ1। इसी प्रकार से इस दिशा में इस m2 पार्टिकल के लिए घटक क्या होगा m2 v2 cos θ2। इसी प्रकार से इस दिशा में घटक क्या होगा m1 v1 sin θ1 और इस दिशा में m2 v2 sin θ2। तो वही संवेग संरक्षण के नियम से पहले x दिशा में पहले टक्कर से पूर्व m1 u1 प्लस m2 u2 तो शून्य है तो क्या आ जाएगा सिर्फ m1 u1। तो m1 u1 बराबर x दिशा में क्या है m1 v1 cos θ1 और प्लस m2 v2 cos θ2। तो m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। अब हम y दिशा में देखेंगे, y दिशा में हम देखते हैं टक्कर से पूर्व कुछ भी नहीं है तो यानी कि शून्य है तो हो जाएगा 0 बराबर टक्कर के पश्चात y दिशा में m1 v1 sin θ1 और ये m2 v2 sin θ2 तो हो जाएगा m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2। तो ये तो था संवेग संरक्षण। अब हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है हाफ m1 u1 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये तो था लैबोरेटरी फ्रेम में। अब हम देखते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में। तो वही द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में स्थिति सदिश RCM क्या होगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 t जो हम पहले देख चुके हैं। अतः प्रयोगशाला फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र का वेग द्रव्यमान वो CM में क्या होगा VCM इक्वल टू क्या हो जाएगा dRCM अपॉन dt। इसका मान क्या होगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। इसलिए द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में टक्कर के पूर्व कणों का जो वेग होगा वही u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM जो हमने पहले निकाला था उसी प्रकार से निकालेंगे। तो u1 डैश इक्वल टू हो जाएगा u1 माइनस VCM की वैल्यू पुट कर देंगे m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। तो u1 डैश इक्वल टू हमारे पास प्राप्त हो जाएगा m1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 u1 से m1 u1 कैंसिल हो जाएगा तो u1 डैश का जो मान आएगा वो क्या होगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। इसी प्रकार से m2 का वेग u2 डैश क्या हो जाएगा u2 माइनस VCM। तो यानी u2 डैश इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस VCM। तो यानी कि u2 डैश हो जाएगा माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। तो ये तो थे u1 डैश द्रव्यमान के निर्देश फ्रेम में टक्कर से पूर्व दोनों कणों के वेग। अब द्रव्यमान के निर्देश फ्रेम में टक्कर के पश्चात वेग क्या होंगे तो m1 कण का वेग v1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 माइनस VCM। m2 का वेग v2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस VCM। तो ये टक्कर से पूर्व कण आपस में इस प्रकार से गति करेंगे। m1 द्रव्यमान के निर्देश फ्रेम में m1 द्रव्यमान का कण u1 डैश वेग से, m2 द्रव्यमान का कण u2 डैश
वेग से। और टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान का कण v1 डैश से और m2 द्रव्यमान का कण v2 डैश से। तो अतः द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र स्थिर होता है, अतः द्रव्यमान केंद्र फ्रेम शून्य संवेग फ्रेम भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसे शून्य संवेग, तो यानी कि क्योंकि इसका संवेग इसके संवेग को आपस में क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, इसलिए इसे शून्य संवेग फ्रेम भी कहते हैं। अतः कणों के संवेग समान एवं विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो कणों के वेग समान अर्थात m1 u1 डैश इक्वल टू माइनस का m2 u2 डैश, यानी टक्कर से पूर्व, और टक्कर के पश्चात m1 v1 डैश इक्वल टू माइनस m2 v2 डैश। तो ये देखो टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात m1 v1 डैश ये विपरीत है, तो बराबर होगा माइनस का m2 v2 डैश। तो वही ऊर्जा संरक्षण के नियम से, सिद्धांत से, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। तो अब हम समीकरण 7 से u2 डैश और v2 डैश का मान रख देंगे, तो हो जाएगा m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश का मान पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से u2 डैश का मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का m1 u1 डैश अपॉन m2 का होल स्क्वायर बराबर m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का मान रखेंगे माइनस का m1 v1 डैश अपॉन m2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम खोल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर u1 डैश स्क्वायर अपॉन m2 प्लस m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2। दोनों में से m1 u1 डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस m1 अपॉन m2। यहाँ भी m1 v1 डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस m1 प्लस ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा m1 से भी m1 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा u1 डैश स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको खोल लेंगे a माइनस बी a प्लस b के फॉर्मूले से, तो हमें प्राप्त होगा u1 डैश माइनस v1 डैश u1 डैश प्लस v1 डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्राप्त होगा, पहले हम इसको लेकर चलें तो u1 यानी कि u1 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि u1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस v1 डैश। या इसी प्रकार से u2 डैश का मान हम जब निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस v2 डैश। तो यानी कि u1 के दो मान आ गए, प्लस माइनस v1 डैश और u2 डैश के भी प्लस माइनस v2 डैश। तो अतः द्रव्यमान के निर्देश फ्रेम में कणों का वेग नहीं बदलता, केवल दिशा ही बदलती है। देखो वेग तो वही है, u1 का v1 v2 का v2, लेकिन सिर्फ इनकी दिशा क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तो ये थे जो टक्कर कोलिजन थे पार्टिकल्स में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।